हेलो भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। हमने बहुत सारे एथलीट से कांटेक्ट करा था, लेकिन किसी ने हमको टाइम नहीं दिया। आपने अपना हमें प्रीशियस टाइम दिया और आप इतने बड़े एथलीट हो, हमें एक मौका दिया आपका पॉडकास्ट करने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी, आपका भी दिल से धन्यवाद कि आप इतनी दूर से मेरे पास आए। देखो, हर एक एथलीट का फर्ज होता है कि जो उसके पास अचीव किया हुआ है वो लोगों को पता लगना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो आप जैसे लोगों के माध्यम से ही पता लगेगा। बिल्कुल। बाकी मैं और एथलीट के बारे में कुछ कह नहीं सकता। हाँ। जिधर तक मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें अपने आप को शेयर करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करनी चाहिए, हम्म। ताकि लोग एक एग्जाम्पल है कि आगे बढ़ें जी। कि अगर वो एथलीट कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। लोगों को सो इंस्पिरेशन मिले। मैं और भी एथलीट से यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई गुण है तो वो आगे शेयर करें। जी। टाइम दे, हाँ ठीक है, टाइम लगता है, बट अगर आप अपनी लाइफ से थोड़ा टाइम भी दें तो हम ना जाने कितने एथलीट्स और खड़े कर सकते हैं। जी। तो हमारा बेसिकली पॉडकास्ट हम सिर्फ एथलीट्स के साथ करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे को जी। चेतन भैया ने बताया था आपके बारे में। तो जब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुआ था कि मुझे आपके साथ करना है, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट करा था, जी। फिर हमारी बात हुई थी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बातचीत करने के जी। लिए और आपकी पूरी जर्नी जानने के लिए, किस तरीके से आपने, कहाँ तक आप इतने अचीवमेंट प्राप्त करें। तो हम सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहते हैं, बचपन से, स्टार्टिंग से। जर्नी मेरा बोर्न 1991 खन्ना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब में हुआ। जी। मैं, मेरे पापा श्री राममूर्ति शर्मा और मेरी मदर ममता रानी, हम्म। उनके घर में पैदा हुआ। 6 मंथ का हुआ तो थोड़ी फिजिकली प्रॉब्लम आई। मुझे फीवर हुआ, जी। हाई फीवर, जो मेरे दिमाग पे चढ़ गया, अच्छा। जिसकी वजह से मुझे पैरालाइज हुआ। तो डॉक्टर्स ने मम्मी पापा को मतलब बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि ये बच्चा अब चल फिर नहीं सकेगा। हम्म। तो एक माँ बाप के पैरों से नहीं जमीन निकल गई कि भगवान ने एक बालक दिया और वो भी ऐसा हो गया जी। कि ऐसा हमने क्या कर दिया। बट मेरे पापा ने हिम्मत नहीं आनी। मेरे पापा ने डॉक्टर को बोला कि ये जब तक है इसकी केयर हम करेंगे, चाहे ये जैसा भी है। जी। तो उधर से पापा घर आ गए। नहीं नहीं, नीचे बैठा हुआ था जमीन पे, जमीन पे तो बैठे थे। मैं खड़ा हुआ और गिर गया। हम्म। तो ये चीज़ मेरे पापा ने नोट की जी। कि ऐसे ऐसे करके इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो पापा डॉक्टर के पास लेके गए। मेरा ना ट्रीटमेंट जलंधर में चलता था। जलंधर। यहाँ से 2 किलोमीटर 2 घंटे का रास्ता है, अच्छा। जलंधर सिटी है। वहाँ पे डॉक्टर्स के पास मेरा ट्रीटमेंट चलता था। तो जी। उन्हीं डॉक्टर ने पापा को गाइड किया कि इसको आप फिजिकली किसी चीज़ में डाल दो, एक्टिविटी हम्म। में। तो पापा को समझ नहीं आया कौन सी गेम में डालें, जी जी। क्योंकि गेम मैंने करनी थी। हम्म। तो पापा ग्राउंड में लेके गए। तो वहाँ पे मेरे कोच मीटर राजेश कुमार जोशी, जो पंजाब पुलिस में हैं, जी। उन्होंने पापा से डिस्कस किया और उन्होंने मुझे फिर ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो मैं चल नहीं पाता था। मैं जब हाँ। चलता था तो मेरा शरीर कांपता था। अभी भी है, अभी मैं बोल नहीं सकता, जी। छत से बैठ नहीं सकता। तो क्या हुआ, ग्राउंड में प्रैक्टिस शुरू की। हाँ हाँ। पहले एक कदम लेना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 100 मीटर शुरू हो गया, 200 मीटर हो गया, फिर 1600 मीटर तक मैं भागने लग गया। ठीक है। और उससे मेरी आवाज़ वापिस आ गई, मैं बोलने भी लग गया थोड़ा बहुत। तो टाइम निकलता रहा, हम्म। मैं फिट होता रहा, फिट होता रहा, बट कहीं ना कहीं वही दिक्कत एक खिलाड़ी को आती है, फाइनेंशियली सपोर्ट की, जी बिल्कुल। जो आज तक मुझे नहीं हुई गवर्नमेंट की तरफ से। हम्म। क्योंकि जब आपका शरीर आधा होता है ना, तो हमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से डबल काम करना पड़ता है। हाँ। क्योंकि एक हाथ, एक लात और आधी बॉडी, हम्म। वो वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन से निकलता। ठीक है। तो उम्र बड़ी हुई, स्टडी करता था, स्कूल जाता था, तो फ्रेंड्स वगैरह थे और कई नेगेटिव भी थे, कई पॉजिटिव भी मिले। हम्म। कई स्कूल में ताने भी मारते थे, लेकिन कई फ्रेंड ऐसे थे कि मेरी जगह वो लड़ते थे उनसे।
तो उम्र होती रही, एक टाइम ऐसा आया घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, नमक के साथ हमने रोटी खाई। नमक के हाँ साथ। जी। तो एक टाइम ऐसा भी आया कि 2-2 3 दिन पुरानी रोटी भी खानी पड़ी। तो इस अकॉर्डिंग मैंने स्टडी छोड़ दी। अच्छा, कहाँ तक आप 12th तक करी थी आपने? मैं 8th में था उस टाइम जब मैंने स्टडी छोड़ दी, और मैं लोगों के घर में मैंने शॉप्स में मैं काम करना शुरू कर दिया। शॉप्स में? मतलब आपने फिर 8th के बाद दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी थी या 8th थी? हाँ, मैंने उसके बाद अभी मैंने 2016 में दोबारा 10th करी, अच्छा। +2 करी, फिर BA करी, और आज भी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या कर रहे हो आप? मैं अब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहा हूँ। लाइब्रेरी से? जी। वाह। तो जब आप के साथ ये दिक्कत हुई थी, जब आप स्कूल जाते थे, तो जी। आपका कोई अच्छा दोस्त भी बने होंगे? वो मेरे लाइफ में सबसे अच्छा दोस्त मेरा भाई है। भाई? छोटा भाई, अच्छा। जिसने आज तक कमी नहीं महसूस होने दी, मेरे साथ रहा। नहीं तो आजकल आपको पता है कि कोई डिसेबल्ड को उस तरीके से नहीं देखता। नहीं देखता, बिल्कुल। जैसे अभी आपकी हालत है जी है ना, ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड भी है, तो हमारे स्कूल में ही था। जी। तो जैसे टीचर्स वगैरह उसे मारते नहीं थे, उसे हाथ नहीं लगाते, कहते ये लड़का ऐसे है वैसे है। बट वो गलत था कहीं वो ना गलत कहीं। था, हम बोलते थे, बच्चे भी उसके साथ नहीं रहते थे, हम लोग उसके साथ रहते थे, टीचर्स भी उसके साथ ऐसे करते थे। देखो पता क्या है, एक बात होती है, सॉरी मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक ना हम अगर ऐसे बच्चों से हमदर्दी करेंगे ना, हाँ तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसे बच्चों के साथ हमदर्दी नहीं करनी चाहिए, जी। हमें उनको नॉर्मल के जैसे टीच करना चाहिए, हाँ बिल्कुल। ताकि वो समाज में अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं कि यार ये बेचारा दिव्यांग है और इसे मारना अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता चलो ठीक है आप अच्छे कर रहे हो, जी। लेकिन उससे क्या होता है, उसको आदत लग जाएगी हाँ कि यार मैं ऐसा हूँ और मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं, तो उसका मनोबल कहीं ना कहीं टूटेगा। मैं मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा नजरिया है, जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। दिव्यांग के, अगर आप दिव्यांगों को कामयाब होना देखना चाहते हो ना, जी। तो जितनी ठोकर उनको लगती है किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं लगती, बिल्कुल। क्योंकि हम एक तो भगवान से ऐसे आए होते हैं, दूसरा समाज हमें एक्सेप्ट नहीं Accept करता। नहीं करता। तो यही सोच को अगर दुनिया वाले बदले, तो हम दिव्यांग किसी से पीछे नहीं है। हाँ हम अगर कहते हैं ना, भगवान एक चीज ले लेता है जी, तो दूसरी दे देता है। बिल्कुल। अब आप मुझे देख लो, मैं 50% डिसेबल्ड हूँ 50%। और अपने देश के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। इतने सारे आपने मेडल्स, जी ट्रॉफीज, जी। अमेरिका, यूजाकिस्तान, बहुत मैं सारे 18 कंट्रियों में मेडलिस्ट हूँ। 18 कंट्रीज। हाँ, और 2 में एशियन चैंपियनशिप में मैंने मेडल है। आज से पहले पंजाब के लिए ऐसे मेडल नहीं थे जो मैं लेके आया हूँ, जी जी। और मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया पंजाब की। आपके वैसे पंजाब का पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है इस देखिए, वक्त। मैं एक बात और क्लियर करूँगा, जी। बिना सरकार की सपोर्ट से हाँ और अपने पेरेंट्स, ऑडियंस, NI ब्रदर्स, जी। इनकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ा हूँ। सो मैं यही कहूँगा कि मैं अकेला एथलीट नहीं हूँ, जी। कई ऐसे एथलीट हैं जो मेरी तरह बैठे हैं हाँ और बिल्कुल। उनको सपोर्ट नहीं। तो आपने कराटे, मतलब आपके फादर ने आपको सिखाए थे, जी। तो उस टाइम आपने सोचा था कि आप इतने हाई लेवल तक पहुंच जाओगे? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जैसे एक गया था कि चलो मैं फिट हो जाऊंगा, जी। अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, वही काम कर रहा हूँ। मैं आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। सरकार है, सरकार से मैं अभी भी अपना हक मांग रहा हूँ कि जो मैं डिजर्व करता हूँ जी मुझे वो दें। हालांकि मैं सभी कैटेगरी पूरे कर रहा हूँ। जी। स्टडी में मैं ग्रेजुएट हूँ, मेडल है मेरे पास एशियन चैंपियनशिप के, जी। और पंजाब की जो कराटे ओलंपिक गेम है उसमें कराटे ऐड हो चुके हैं। सभी कैटेगरी पूरे हो रहे हैं, पर सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है। तो मतलब आपकी सरकार से क्या डिमांड है? मेरी डिमांड यही है कि मुझे कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब दें, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं, अपनी जो डाइट का खर्चा वो निकाल सकूं, जी जी जी। और जो मेरा घर गिरवी पड़ा है उसे छुड़ा सकूं। तो आपको स्पोर्ट्स कोटा नहीं मिला था
कुछ भी नहीं मिला। क्यों, ऐसा कुछ रीजन इसके पीछे? रीजन, एक तो मैं डिसेबल्ड हूँ। जी। जो स्पोर्ट्स कोटा होता है वो नॉर्मल पर्सन के लिए होता है। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटा डिसेबल्ड के लिए नहीं है? डिसेबल्ड अगर एथलीट है उसको हाँ। स्पोर्ट्स कोटा तब लगता है जब उसकी वैकेंसी निकलती है। ओके। जी। तो अभी वैकेंसी जब तक आती नहीं, जब तक कुछ अभी नहीं। बैकलॉग खुला ही नहीं है 2012 के बाद पंजाब में। 2012 जी। और 2024 आ गई, कितना टाइम अभी हो गया। तक नहीं खुला बैकलॉग, अच्छा, खाली पड़ा है। बट पोस्टिंग नहीं करते हैं, कह देते हैं कि अभी खोलेंगे अभी खोलेंगे, मतलब वो बट नहीं, सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी। 1 रुपए की सपोर्ट नहीं। तो आपने अपना डाइट का किस तरीके से निकाला था फिर? डाइट का मेरे पास कभी पैसे होते थे कभी नहीं होते थे। हाँ, कभी चावल भी खा के गुजारा करा, चावल भी। करना पड़ता है भैया। जब देश की बात आ जाती है ना, हाँ, तो देश के लिए तो जान भी हाजिर है। बिल्कुल। तभी हम कहते हैं ना कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इंडियंस हैं, इंडियंस हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। जी। हम कह देते हैं कि भारत माता की जय, हाँ। पर इसकी अगर आप डूंघाई देखो ना, बहुत बड़ा फर्क है। पहले नारा लगता था जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, जी। बट अब अकेला भारत माता ही रह गया। हाँ हाँ हाँ, भारत माता ही रह गया, बिल्कुल। जय हिंद यानी हमारा हिंद जीता रहे, जी। भारत माता की जय, हमारा इंडिया, हम प्राउड करते हैं भारत की जय होती रहे, जी। भारत डेवलप होता रहे। बट कहीं ना कहीं यंगर्स स्पोर्ट्स छोड़ रहे हैं। हाँ। अभी आप ग्राउंड में किसी चले जाओ ना तो वो चीज़ नहीं है अब जो पहले होती थी। हाँ, क्योंकि अब ये भी है ना कि डाइट का लोगों पे खर्चा नहीं निकल पाता। मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ, मुझे भी अपनी स्पोर्ट्स छोड़नी पड़ गई डाइट की वजह से, क्योंकि अब ये डाइट बहुत महंगी हो गई है इस वजह से। देखो, तो सरकार को कुछ करना चाहिए इसको ऊपर जरूर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब तक सरकार इन्वॉल्व नहीं होंगी अच्छे प्लेयर कहाँ से निकलेंगे। अब आर्मी में आप चले जाओ, आर्मी में क्या होता है, आर्मी में जब आप चले गए, आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भर्ती हो जाते हो जी। तो आपको डाइट आर्मी की तरफ से मिलती है और आप आर्मी की तरफ से खेलना शुरू कर देते हो। वो तो हो गया, आर्मी उसको सपोर्ट करती है कि आप आर्मी का नाम और ऊंचा करो। ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, हैंडीकैप कोटा भी होता है। और हैंडीकैप कोटा 4% होता है जो खाली जाता है। बस 4%? हाँ, वो भी खाली जाता है, खाली रहता है। और जब हम डिमांड करते कि हमें भर्ती करो तो भर्ती नहीं करते। अभी रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जॉब निकली थी जी। उसमें पैरा स्पोर्ट भी ऐड थी। तो मैंने फॉर्म भरे। अब आप भी एथलीट हो, आप मुझे ये बताओ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल बड़ा होता है या एशियन बड़ा होता है? एशियन। अब 291 को जो स्टेट खेले हुए हैं, जो नेशनल खेले हुए हैं, उनको जॉब मिल गई और मेरा नाम पेंडिंग में है। क्यों, ऐसा कुछ उन्होंने रीजन नहीं दिया? कुछ भी नहीं। तो मतलब ऐसी, अब आप बताओ, मैं ऐसी कंडीशन में गेम करूंगा? फिर तो वही आ जाते हैं चांसेस छोड़ने वाले फिर। वही है ना, और कुछ है नहीं, चारा बचा, क्या करें। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है नहीं। अभी भी वो 88 पोस्ट पेंडिंग में पड़ी है, अब वो पता नहीं कब क्लियर होंगी। वो नहीं होंगी, वो ऐसी रह वही जाएगी। है ना। तो फिर जब आपने कराटे स्टार्ट करे थे, जी जी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए कैसा था? कराटे की जर्नी बहुत अच्छी रही मेरी। तरह तरह के लोग देखे, जी। तरह तरह के दुनिया देखी, कंट्रीज देखी, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बहुत बाहर जाते हैं रिस्पेक्ट मिलती है, इधर आते हैं कोई पूछता ही नहीं। हाँ, फॉरेन में ज़्यादा। फॉरेन में इस चीज़ को इसलिए लेके चलते हैं, वो एथलीट्स को आगे रखते हैं। जी। वो समझते हैं कि एक एथलीट है जो हमारी कंट्री का नाम ऊपर करता है। हाँ, बट यहाँ पे कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता, बिल्कुल। अब आप मानोगे नहीं, जब हम रिंग में जाते हैं ना, जी। तो हम अकेले नहीं जाते, 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें हमारे साथ अंदर जाती हैं। और जब वो फ्लैग हमारे ऊपर होता है ना, उस टाइम महसूस होता है कि हाँ, मैंने कुछ किया अपनी कंट्री के लिए। और यहाँ आके कुछ नहीं मिलता। अभी वो वीडियो देखी थी जब आप आए थे वहाँ से, जी, तो
जब वो कौन सा मेडल जीत के आया था, पेशिया का? जब मैं यूएस में ये रहा, ये वाला? ये वाला। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जी। मेडल, ट्रॉफीज, जी। ये आपको खाने के लिए नहीं देते, बिल्कुल। ये सिर्फ चमक और देश का नाम करती हैं। हम अपना पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, जी। लेकिन क्या देश का हमारे लिए इतना भी हक नहीं है कि हमें एक छोटी मोटी जॉब मिले। मैं खुद के लिए नहीं मांग रहा, हाँ। वो ऐसे एथलीट बहुत बैठे हैं जो इस सिचुएशन से गुजरे हैं, जिनको गेम छोड़ना पड़ जाता अपने डाइट की वजह से। करना पड़ता भैया। अब आप ही कह रहे हो कि मैंने भी गेम जी, छोड़, मैंने भी छोड़ दिया है। हाँ, ये तो अब मुझे एक बात बताओ, किसी बड़े घर का कोई बच्चा कभी स्पोर्ट्स में देखा है नहीं। या कभी आर्मी में देखा है? नहीं, गरीब घर के ही जाते हैं। गरीब घर के जाते हैं। एक वो है आर माधवन, उसका बेटा तो उन्होंने अच्छी परवरिश दी उनको, स्विमर जी। है। और मैंने सुना भी है कि वो सोशल मीडिया से भी बहुत दूर है, हाँ, उसको फोन तक नहीं दिया उन्होंने, फोन तक नहीं, और वो उस पर बहुत मेडल जीत के लाया वो मेहनत है। उनके पापा ने अच्छा टारगेट दिया, उन्होंने भी मेरी स्टोरी डाली है अच्छा। उन्होंने भी मेरी स्टोरी डाली, मुझे अप्रिशिएट किया कि आप अच्छा कर रहे हो, आपको देख के कई मोटिव हो रहे हैं। जी। क्योंकि उसके अलावा मैंने और किसी का नाम नहीं सुना अभी तक कि इस एक्टर का या गवर्नमेंट नेता का किसी का बच्चा जा रहा है स्पोर्ट्स में, ना आर्मी में जाता ना स्पोर्ट्स में जाता। क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत तो उनको पड़ती है। अब देखो आर्मी में वो जाएगा जिसके घर के हालात अच्छे नहीं है, जी बिल्कुल, और वो ठान लेता है कि यार मैंने अपने घर के हालात सुधारने हैं, हाँ, और मैं आर्मी में जाके देश की भी सेवा करूंगा और अपने घर के हालात भी सुधारूंगा। मैं ये नहीं कहता काम छोटा बड़ा नहीं है, अब मैं भी काम करता हूँ। जब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा पेट कौन पालेगा, मेरा परिवार कौन पालेगा? बिल्कुल। मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, अभी भी लगा रहा हूँ? लगाता हूँ मैं अभी भी? भी। क्यों, मतलब आप इतने मेडल जीत के आगे अभी भी पैसे? वही मैंने आपसे बोला ना कि मेडल खाने के लिए नहीं देते। नहीं, वैसे मैंने सुना है कि जैसे ओलंपिक्स में जाते हैं तो उसमें पैसे देती है गवर्नमेंट। मुझे कुछ नहीं मिला आज तक, कि इंडिया कुछ भी नहीं मिला मुझे आज तक। स्टेट गवर्नमेंट अलग देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देती है, कुछ भी नहीं मिला आज तक। और आप अभी भी मैं फाइट कर रहा हूँ, फाइनेंशियली भी फाइट कर रहा हूँ, अपनी बीमारी से भी लड़ रहा हूँ, और देश के लिए खेल भी रहा हूँ, और घर भी चला लो साथ में। मतलब इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो? करना पड़ता भैया। मेंटल प्रेशर, एक हालात होते हैं जो मजबूर कर देते हैं सब कुछ करने के लिए। हाल ही मेरे पापा की भी डेथ हो चुकी है 2 साल पहले, तो एक वो झटका बहुत बड़ा लगा मुझे, क्योंकि अगर पापा होते तो मैं इस तरह बस पे ना आता जैसे मैं अभी आया हूँ जी। मुझे पूरे ढोल नगाड़ों से लेके आते। हाँ, एक बाप होता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी होता है, बाप के बिना लाइफ कुछ भी नहीं है। जिनके पास है ना वो कदर नहीं करते, हाँ, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि उनकी लाइफ कैसे चलती है। तो पापा थे, कभी उन्होंने मना नहीं करा पूरी सपोर्ट की। इवन मैं यही कहूँगा कि ऐसे माता पिता हर एक पेरेंट्स को मिले। मतलब आपको फैमिली की तरफ से तो पूरा पूरी सपोर्ट रहा पूरी है। मुझे आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि मैं डिसेबल्ड हूँ। जी। मतलब लोगों ने जरूर महसूस कर पाया, लोगों का कुछ नहीं कह सकते, लोगों का कुछ नहीं है। बट मुझे ये भी अच्छा लग रहा है जी। कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनता बहुत प्यार कर रही है, और मैंने जो भी कमाया है, जो भी इज्जत, यही सब कुछ कमाया। देखो एक एथलीट होता है वो पैसों का भूखा नहीं होता, उसको मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान, रिस्पेक्ट। जब वो मान सम्मान नहीं मिलता कहीं ना कहीं फिर मीडिया पे आना पड़ता। हाँ, आप मानोगे नहीं, मुझे अभी 20-22 दिन हो चुके आया हूँ, जी। मुझे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक भी कॉल नहीं आया। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक भी कॉल नहीं आया, ना सेंटर पे ना पंजाब। ये तो बहुत गलत बात है। बट फिर भी कोई बात नहीं, कोई मुझे लेने आए, कोई मुझे पूछे ना पूछे, डजन मैटर। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है, जी। मेरा पंजाब मेरे लिए सब कुछ है।
पंजाब की हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सिटी मेरे लिए है, जी। इवन पूरा इंडिया मेरे लिए सबसे हाँ, आगे है। अब तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत प्यार जी। मिल रहा है। और इसी तरह मिलता रहेगा, भगवान ने चाहा। हाँ। तो बस मैं यही सबसे यही कहूँगा कि अपने आप को इतना डेवलप करो, जैसी भी सिचुएशन हो आप उसे अच्छी तरह हैंडल कर सको, मेंटेलिटी पूरी। चाहे वो मेंटली जाए चाहे वो फिजिकली जाए। अपने आप की विल पावर इतनी स्ट्रांग कर लो जी। कि हर एक सिचुएशन में आप फंस के उस सिचुएशन का सामना कर सको, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिजिकली है, जी जी। चाहे वो फाइनेंशियली है, कैसी भी सिचुएशन है। जब आपने कराटे स्टार्ट करे थे उस टाइम आप डिसेबल्ड भी थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो इतनी सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करे थे? मेंटली कैसे स्ट्रांग हो रहे थे उस टाइम आप? मेंटली देखो, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब लोग ताने मारते हैं ना, जी। तो क्या होता है कि आपके अंदर एक खुंदक आ जाती है, और वही खुंदक मैंने अपने अंदर रखी कि मैंने टाइम पे छोड़ दिया जी। कि एक टाइम लाऊंगा और वो लोगों को जवाब टाइम देगा, मैं नहीं दूंगा। तो मैं वो टाइम लेके आया और आज लोगों को जवाब मिल रहा है। जी। जो लोग आपका मजाक उड़ा देते हैं वो कॉल करते हैं आपके पास? नहीं, वो कभी मिलते हैं तो माफी मांगते हैं, रोते हैं। फिर आप क्या बोलते हो? मैं कहता हूँ ये टाइम है, टाइम। उस टाइम उसका, वो टाइम उसका था, अब टाइम भगवान ने मेरा ला दिया। अब वो भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपको? पूरी। नहीं, ये तो अच्छी बात है। बाकी कराटे में मेरे 3-4 दोस्त हैं जी। जिन्होंने मेरी हेल्प की। एक का नाम अनुराग है, अनुराग। वो भी खन्ना का है, और मनप्रीत है, वो भी कराटे कोच है। एक गुरिंदर सिंह है, वो यूके में है। सपोर्ट मेरी अच्छी मिली। एक मेरा फ्रेंड है, वो जिम ट्रेनर है, जी। और राजा राजपूत नाम है उसका। वो मेरे साथ बचपन से ही है, जब मैं स्कूल जाता था। तो वो उल्टा मेरे लिए वो लोगों से फाइट करता था कि यार आप उसको ऐसे क्यों बोलते हो। हाँ। तो आज भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं भी मिलते हैं तो अच्छा लगता है। पूरी बातें करते हैं, पुरानी मौज मस्ती करते हैं। बाकी फादर साहब के साथ ये था, चलो अब उनको 2 साल होने आने हैं। मैंने अपने पापा को कभी पापा नहीं समझा, एक फ्रेंड समझा। हम इकट्ठे जाते थे, कहीं भी जाना, पार्टी करनी, कोई बात हो जाती थी, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो आपस में डिस्कस करते थे। मतलब एक बाप होता है ना जो कहता है बेटा मैं तेरे पीछे हूँ, तू जा घूम। वो कहीं ना कहीं आज मेरी जिंदगी में रहा नहीं, ये बात कहने का। मतलब आपकी पूरी सक्सेस का राज आपके पापा हैं। आप ऐसा लगा सकते है ना? एक बाप भी होता है जो वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। जी। उन्होंने मेरे लिए, मतलब मेरी लाइफ के लिए उन्होंने अपनी खुशी, अपना जो भी उनका था सब कुछ त्याग दिया कि ये मेरा बेटा जिस दिन कामयाब होगा तो मैं सब कुछ दे दूंगा। बट भगवान ने वो दिन उनको दिया नहीं। जब आपके पापा थे तो उस टाइम तो आप मेडल्स लेके आए होगे ना बहुत? हाँ, उस टाइम पापा मुझे लेके आते थे ढोल। देखो एक बाप होता है जिसको खुशी होती है कि मेरा बेटा इतनी बड़ी कंट्री से मेडल लेके आ रहा है। हाँ। तो वो लड्डू बांटते होते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, ढोल लेके आते थे कि मेरा बेटा आ रहा है। बट आज कहीं ना कहीं वो बहुत मिस कर रहा हूँ। एक लाइफ वो भी थी और आज एक लाइफ। देखो जाना सबने है, लेकिन मेरे पापा सीना चौड़ा करके गए हैं कि मेरे बेटे ने, जब इवन मैं अपनी शॉप, एक रेडी है वहाँ पे खड़ा होता था ना, तो पापा को लोग जानते थे। जब वो पापा को बोलते थे ना ये आप तरुण के पापा हो, तो उनकी छाती फूल जाती थी। पापा कहते थे हाँ मैं उनका, वो मेरे बेटे हैं। तो उनको प्राउड भी महसूस होता था। मैं कई बार पीछे खड़ा होता था तो वो स्माइल करते थे कि ऐसे करते थे थम्स अप कि हाँ अब
कुछ लग रहा है लाइफ में कि मेरा बेटा वही है जो चल फिर नहीं सकता था और आज दुनिया उससे मिल रही है। देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है, आप कैसी भी सिचुएशन में हो, जी बिल्कुल। चाहे आप गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे आप डिसेबल्ड हो, चाहे आप नॉर्मल हो, जी करना आपको खुद को पड़ेगा। हम भगवान से भी ये नहीं कह सकते हाँ कि आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। देखो जो उन्होंने भेज दिया, वो भेज दिया होगा। उन्होंने अगर कुछ भेजा ना, आपको कुछ लाइफ दे के भेजा है, तो आपको एक उनका एहसान मंद होना चाहिए कि भगवान ने आपको लाइफ तो दी, कुछ देखने के लिए तो दिया। अब वो भी हैं जो ब्लाइंड है बेचारे, हाँ जो दुनिया ही नहीं देख सकते, वो भी हैं जो सुन नहीं सकते, जी वो भी हैं जो बोल नहीं सकते, वो भी हैं जो चल फिर नहीं सकते। और आप तो फिर भी नॉर्मल हो, सब कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं है, आपने तो हमसे ज़्यादा बहुत कुछ करा है। देखिए भैया मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं गॉड पे बिलीव करता हूँ। जी अगर आप गॉड पे बिलीव करते हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। मेरे पास कभी पैसे नहीं होते ना, जी तो मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ कि टिकट के पैसे मेरे पास नहीं है, हाँ। अब आप ला के दो। तो अगले दिन वो अपने वैल्यूशर को भेज देते हैं कि ये आज टिकट हमारी तरफ से होगी। तो आप सबसे पहली कंट्री कौन से गए थे? मैं सबसे पहले गया था मलेशिया, जिधर मैं 3 बार खेल के आया हूँ। 3 बार? और 3 बार में 2 बार गोल्ड है, 1 बार ब्रॉन्ज है। कब गए थे मलेशिया आप? 2014 से मेरी जर्नी शुरू होगी थी। 2014 से? पूरे 10 साल हो चुके हैं अभी तक। इंटरनेशनल 10 साल में 18 मेडल हैं। 18 मेडल। तो जो मलेशिया की टिकट थी वो कैसे हुई थी? सबसे पहले फाइनेंस पे पकड़े थे पैसे, जी वहाँ से हुई थी। उसके बाद फिर लोगों को पता लगा, एसोसिएशन हेल्प करने लगी। जो NRI यानी फॉरेनर्स होते हैं, जी जी जो इंडियंस हैं, वो मेरी मदद करने लग गए। तो कई हद तक वो कर देते थे। बाकी कई बार बाहर से भी पकड़ने पड़ते थे फाइनेंस पे। तो इसलिए इतना करते करते ये घर मेरा 12 लाख लोन के नीचे गिरवी पड़ा, जिसमें आप बैठे हो। ये वाला घर अभी तक गिरवी पर? अभी तक बड़ा गिरवी। और इसकी EMI जाती है 13,000 रुपये पर मंथ। 13,000 को पर मंथ? बाकी मैं एक स्कूल में काम करता हूँ, राधावाड़ी का स्कूल है, वहाँ से थोड़ी सी सैलरी मिल जाती है। और एक स्कूल में वर्धमान चीन में लुधियाना वालों ने लगवाया, वो मुझे थोड़ा बहुत दे देते हैं। यानी घर का चल जाता है, बट कहीं ना कहीं फिर वही प्रॉब्लम आ जाती हैं, क्योंकि बिना पैसे की गेम नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होता। वो चाहे आप छोटी गेम कर रहे थे बड़ी, कुछ टाइम तक तो खेल सकते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखो मेरी 33 ईयर की एज है, मैं भी कितना खेल लूँगा। हाँ अब 2 साल खेलूँगा या 1 साल खेलूँगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना, जैसे हमारी एज होती है तो स्पीड में कमी आती है, सेंस में कमी आने लग जाती है। वो शरीर जो 18 से 25 के बीच में जोर मारता है, वो बात नहीं रहती बॉडी नहीं रहते थे। 18 से 25 ही हो रहते हैं। उसी में वही टाइम होता है जब आपका करियर सेट हो जाएगा। जी अगर 25 के आपको एक टारगेट दे, तो 18 से 25 के बीच में कोई भी स्पोर्ट्समैन है, अगर उसकी गेम अच्छी है, जी अगर वो जो गवर्नमेंट में लग गया 18 से 25 के बीच में, तो उसकी लाइफ सेट है। जी अगर 18 से 25 के बीच में अगर वो नहीं लगा, तो उसे प्रोफेशनल गेम नहीं रखनी चाहिए। उसे संग में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके थ्रू उसका घर चलता रहे। तो भैया आपके साथ इतनी सारी दिक्कत, मतलब आपके पापा नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिसेबल है ना, बहुत सारी दिक्कत हैं, तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग किस तरीके से रहते हो? मोटिवेशन कहाँ से आता है? मेरे फादर साहब एक बात कहते थे कि सिचुएशन को अपने आप पे हैवी मत होने दो। जी हर एक चीज का कोई ना कोई रास्ता निकलता है। तो मैं वो बस उसी को लेके आगे बढ़ता हूँ, और अपने आप पे सिचुएशन को हैंडल नहीं होने देता। क्योंकि अगर सिचुएशन हैवी हो गई तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाओगे, और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुसाइड तक लेके जा सकती है। बिल्कुल।
और जो आज तक आज आम देखा जाता है यंगर्स में जी, डिप्रेशन, जी, सुसाइड, ये सब किसी को स्टडी का डिप्रेशन है, जी, किसी को जॉब का डिप्रेशन है, किसी को किस चीज का डिप्रेशन है। तो मैं यही कहूंगा कि डिप्रेशन बंदा खुद क्रिएट करता है। एक बात को बार बार सोचोगे तो डिप्रेशन होगा। जी, इससे बढ़िया आप अपना ध्यान किसी और चीज में लगा लो, तो वो चीज आपके माइंड में नहीं आएगी बार बार। जी, तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरा, अगर आपको ऐसे लगता है कुछ, तो आप ग्राउंड में चले जाओ। ग्राउंड में लोगों से बातें करो, मिलो, 1-1.5 घंटे में आप माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जी, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। कई बार अगर मुझे कुछ ऐसी तकलीफ होती है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, यारों दोस्तों से बातें करता हूँ, जी। अपने आप को बिजी रखता हूँ। मतलब अकेले नहीं छोड़ते अपने आप जी। को, इसी से मेंटली प्रेशर कम जी, होता है, जी। दोस्तों से मिलते क्योंकि अगर हम अकेले एक जगह पे बैठ रहेंगे ना, तो वही चीज़ आपके माइंड में बार बार आएंगे, जी। वही थॉट आपके माइंड में आएंगे और आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाओगे। मेरे साथ भी हुआ, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो जेन्युइन सी बात, इतना बड़ा झटका लगा, जी, जी, तो होते ही है। मैं भी डिप्रेशन में था, बट अब ठीक हूँ। खुद को खुद ही निकाला डिप्रेशन में से। जी, बस अपनी डाइट अच्छी रखो, हाँ। मेंटेन रखो अपने आप को, हर सिचुएशन का सामना करो, एक दिन जीत आपकी होगी। तो पहले जो आपकी डाइट थी और आपकी डाइट में कुछ डिफरेंस है? पहले की जैसी डाइट अभी भी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका शरीर है ना, जो जी, वह एक सिचुएशन में आके काम करना छोड़ देता है। वो होती है लास्ट स्टेट। वो कैसे होती है? देखो, आप जब बेबी बोर्न हुए, जी, हौली हौली आपकी हाइट बढ़ती है, हम्म, जिससे आपको भूख लगती है। अब जब आप पूरी अपनी यंगर एज में आ जाते हो, तो भूख क्यों लगती है? क्योंकि आपकी मसल्स और आपको आपकी बोन्स को वो चीज़ चाहिए होती है। जी, और जब आपकी वो चीज़ पूरी हो जाती है, आपका पूरी बॉडी विकसित हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि वो घटना लग जाता है। जी, स्पीड में फर्क आने लग जाती है, आपकी सेंस में और काम करने में कमी आने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं फिर वो डाइट पे इफेक्ट करती है जी, कि आपको भूख कम लगती है। तो यही चीज़ें हैं कि जब आपकी एज कम होने लग जाती, एज बढ़ने बढ़ती लग है। जाती है, सॉरी मैं कम कर, जब आपकी एज बढ़ती है तो ये चीज़ आप पे हैवी होने लग जाती है। वो साइंटिस्ट भी, उनको भी अगर आप कंसल्ट करोगे तो वो भी यही बताएंगे आपको। पानी दो। पानी एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है। चाय पी थी रात को कहीं? हाँ, वो निकल रही है आप। तो कहाँ पे थे कि डाइट का था, है ना? तो भैया एथलीट भी इसमें, सॉरी, कराटे में बेल्ट्स भी होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बेल्ट्स सबसे के बारे में बताइए पहले थोड़ा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, जी, नर्सरी प्री नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे ही हमारा भी होता है। जी, सबसे पहले वाइट बेल्ट होती है, उसके बाद येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक। और जो ब्लैक बेल्ट है वो 10th तक होती है, जिसे 10 एंड ब्लैक बेल्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई बेल्ट नहीं है, हाई लेवल सिर्फ 10। ब्लैक बेल्ट। आपके पास कौन सी बेल्ट है? ब्लैक? मेरे पास 3rd एंड ब्लैक बेल्ट है अच्छा, जी। हर एक बेल्ट का हर एक, जैसे हम मैं 1st एंड ब्लैक बेल्ट हुआ हूँ, तो हमारे नाम भी चेंज हो जाते हैं। पहले सेंसेई लगता है, जी, फिर सेंपाई लगता है, ईशान, ऐसे बढ़ते बढ़ते नाम चेंज होते रहते हैं। तो आप 10 तक पहुंचोगे? देखते हैं, अगर भगवान ने साथ दिया तो। नहीं, फिर भी अभी आप, मैं 4th की तैयारी कर रहा हूँ, 4th एंड ब्लैक अभी बेल्ट। 3rd पे, अभी 4th पे। तो ये बेल्ट्स कौन देता है, मतलब कहाँ से? ये रिकॉग्नाइज एसोसिएशन होती हैं, जैसे एक संगठन होता है जी, जी, जिनके अंडर हम खेलते हैं। जैसे मेरी है कराटे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जी, की हो, एक संगठन है जो एफिलेटेड है एशियन फेडरेशन से, वर्ल्ड फेडरेशन से, IOA से अच्छा, और
अपना कॉमनवेल्थ से। हम्म, तो ऐसे ही संगठन होते हैं जिनके अंडर हम काम करते हैं, जिनके अंडर हम खेलते हैं। तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो श्यान भरत शर्मा जी हैं, जी। जो टीम कोच हैं वो है अनिकेत गुप्ता जी, हम्म, और जो पंजाब के हैं वो मेरे कोच हैं डॉक्टर राजेश कुमार जोशी जी। अच्छा। तो यही फिर टेस्ट लेते हैं, हम्म, या किसी ग्रैंड, जैसे हम हमारे से हाई लेवल, जैसे मैं 3rd एंड ब्लैक बेल्ट हूँ, जी। तो 4th 5th या 6th वाले को बुलाया जाता है कि आप इनका टेस्ट लो। हम्म, जो अच्छा करता है उसको फिर पास करके उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जी। कि अब आपका क्यू बढ़ चुका है, जिसे ओके। ग्रेड बोलते हैं। अगर टेस्ट, इसमें भी टेस्ट हाँ होते हैं, जी। वो क्लियर करना जैसे होता है। हम स्कूल जाते हैं 1 साल बाद टेस्ट होता है, वैसे हमारे मतलब ये हर साल वो मतलब जैसे हर साल होता है, फिर हम साल में 2-3 कितने भी दे नहीं सकते हैं? ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने येलो बेल्ट का दिया, जी। उसके 1 साल बाद ग्रीन का, और जो ब्लैक बेल्ट है उनका कईयों का गैप 2 साल का है, कईयों का 4 साल का है, कईयों का 3 साल का वो काफ़ी जी। लंबा हुआ है। है जी। तो जैसे कराटे में मोस्ट स्पेसिफिक चीज़ क्या ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा राइटिंग। नहीं, डाइटिंग तो है, इसके अलावा। उसके अलावा आपको कराटे की यूनिफॉर्म, जी। कराटे की किट, और मैट्स, प्रैक्टिस रिंग, एक अच्छा कोच, ये चीज़ें आपको चाहिए। कोच तो मेन है। तो कोच के बिना जिंदगी नहीं है भैया। लाइक मैं घबराऊंगा नहीं कहने लग, जी। कोच दूसरा बाप है आपका। हाँ। पहला जिसने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, जी। जी। कोच दूसरा बाप है जिसने आपको दुनिया दिखानी है। हम्म, आज मुझे 27 साल हो गए, मैं एक ही कोच के पास हूँ। 27 सालों से 27 साल हो गए, आज तक कभी चेंज नहीं करा? क्या कभी नाम है नौबत ही उनका? नहीं वो है। जोशी जी। मिस्टर राजेश कुमार जोशी, वो 27 साल से उन्हीं, उन्हीं के अंडर में। और जब तक करोगे आप उन्हीं के साथ हाँ। करोगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो गुरु एक रखना चाहिए, जी। 36 गुरु नहीं रखने चाहिए। हम्म, ठीक है, तो मैंने एक ही गुरु उधारा है और लाइफ टाइम में एक ही रहेगा। जी। और हो सका तो मेरे बच्चों का भी आगे वही रहेंगे अच्छा। जी। तो शादी कहते हैं करने ना, का प्लान है अब? गुरु बिना ज्ञान नहीं, हाँ। गुरु बिना गति नहीं, तो वही रहेंगे मेरे। तो फाइट भी होती है, मुझे गाली भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, अभी परसों भी मेरे को पड़ी है। तो वो क्या हमारे पंजाबी में बोलते हैं ना, गुरु की गाली और बेर एक बराबर है। हाँ, ये हमारे वहाँ भी फेमस जी। है, यूपी में। बहुत मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ जी। कि मुझे इतना अच्छा बाप मिला, इतनी अच्छी माँ मिली, इतना अच्छा भाई मिला, इतना अच्छा गुरु मिला, इतने अच्छे फ्रेंड मिले। सो भगवान से प्रे करूंगा कि हर जन्म मुझे यही मिले, हम्म, क्योंकि किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल। मैं किस्मत वाला था जो जिन्हें भगवान ने मुझे इतने अच्छे Relationship। पर्सन से मिलाया, और आज मैं आपके आगे बैठा। बिल्कुल। तो आप इतने टाइम से कराटे कर रहे हो, तो आपको इंजरीज हुई थी? हाँ, मुझे बहुत इंजरीज हुई हैं। मेरी ये उंगलियां टूटी हुई हैं, ये बाजू टूटी हुई है, ये लात 4 जगह से टूट चुकी है। ओह। फिर इंजरी से किस तरीके से हील करते हो आप? मैं कई कई बार तो ऐसा लगता है कि यार अब छोड़ दे गेम, बट भी सोचते हैं कि 26 साल अपनी जवानी, अपना बचपन गेम को दे दिया, और अगर छोड़ दूंगा तो क्या रह जाएगा। एक बात और है कि अगर आप गेम में प्रोफेशनल हो जाते हो ना, तो आप कोई दूसरा काम कर भी नहीं सकते। यही हमारा हाल है। अब मैं गेम में इतना प्रोफेशनल हूँ कि मैं गेम के बिना और कोई काम कर नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको अभी एक गाइड किया कि 25 साल तक अगर आपकी जॉब करियर सेट होता है तो आप लगे रहो। अगर 25 साल में आपका करियर सेट नहीं होता स्पोर्ट्स में, साथ में कुछ ना कुछ अपने करियर के लिए जरूर करो। जैसे हमने गलती करी, हमने कुछ नहीं किया, आज पछता रहे हैं। जैसा आपकी बात एकदम सही है, लेकिन बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि प्लान बी नहीं रखना चाहिए, हमेशा प्लान ए पे फोकस रखना चाहिए। मैं वो तो कह ही रहा हूँ, मैं आपको प्लान ए पे फोकस कब तक करोगे? आपकी एज निकल जाएगी, उसके बाद प्लान ए आपको काम देगा नहीं। जंग में बीवी तो रखना पड़ेगा आपको। इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से आएगी?
डाइट का खर्चा कहाँ से निकलेगा? जब तक आप बी में काम नहीं करोगे ए पूरा नहीं होगा। जी अगर आप ए में काम करोगे तो बी पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ देखो, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छे अच्छे कोच बैठे हैं, मैं खुद एक कोच हूँ, मैं खुद बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ आपके अकेडमी में? हाँ, बट मैं रियलिटी देखो, मैं एक सच्चा कोच हूँ जी और मैं रियलिटी बताता हूँ, चाहे किसी को चुभे चाहे ना चुभे, लेकिन रियलिटी यही है, ए पे फोकस करो, बी का साथ मत छोड़ो, दोनों को साथ साथ लेके चलो। देखो मैं बता रहा हूँ, ए यानी स्पोर्ट्स, ए पे आप कितना काम करोगे? सुबह 2 घंटा जी, शाम को 2 घंटा, हाँ आपका फोकस पूरा। उस बीच में अगर आप बी पे काम करते हो तो उसमें क्या कि अगर आपको ए में कुछ नहीं मिला तो बी में तो आपकी लाइफ सेट होगी ना। जी, फिर वो गलती हमने करी है, हम इन फ्यूचर बच्चों को क्यों बर्बाद करें? पहले से ही गाइड करते हुए चलना चाहिए। फिर तो अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? मतलब फ्यूचर में क्या फ्यूचर गोल अभी तो मेरा एम गवर्नमेंट जॉब लेना है, जी, जो मैं लेके रहूंगा अपना हक पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट से। दूसरा, अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो मैं आगे गेम कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो फिर मैं संन्यास लेके अपने बच्चों को आगे ट्रेन करूंगा, ये कर सकता हूँ। मतलब आपका गवर्नमेंट जॉब ही है? हाँ, मेरा भी फोकस गवर्नमेंट जॉब पे है, क्योंकि अगर जॉब मिलेगी तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, और यही मेरे पास 1-2 साल है जिसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हो जाए। कोई स्पेसिफिक जॉब भी है फिर खाली गवर्नमेंट जॉब ही? नहीं, लेनी है तो गवर्नमेंट लेनी है, नहीं तो खुद से गवर्नमेंट में भी कोई स्पेसिफिक है? गवर्नमेंट में यही होता है कि डिसेबल्ड को या तो क्लरिकल जॉब मिलती है, या अगर आपके अकॉर्डिंग अगर आप ए ग्रेड पे जाते हो तो आपको ऑफिसर जॉब मिलती है। जी, मतलब दोनों में से कोई एक दोनों। लेनी है। तो मतलब ये आपका ये है कि पहले गवर्नमेंट जॉब, हाँ, फिर उसके क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लूंगा तो आगे उम्र हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। बाद टाइम। बट अभी डिसेबल्ड के इन्होंने जो ईयर था वो बढ़ा दिए हैं, डिसेबल्ड 42 तक गवर्नमेंट जॉब भर सकते हैं। अच्छा, लेकिन भर्ती भी तो नहीं आ रही, भरे कहाँ से? वही है ना, देखो अब 2012 के बाद खुली ही नहीं भर्ती, अब हैंडीकैप बेचारे क्या करें? वो तो 100 साल भी कर देते, भर्ती नहीं आगे देंगे तो। एक मेरे पास लेटर आया था, उसमें क्या होता था कि दिव्यांग को डायरेक्ट भर्ती करते थे, डायरेक्ट। सीधी भर्ती, बट वो किन्हीं कारणों की वजह से वो उस पर बैन लगा दिया गया। क्यों? वही रीजन नहीं पता लग रहा है। अब देखो, एक बेचारा एक दिव्यांग है, चलो मैं भगवान से ठीक है, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे हाथ पैर उससे योग बना दी कि मैं खा सकता हूँ, जी, लेकिन कई बेचारे दिव्यांग ऐसे हैं जिनकी लाते नहीं है, जो अपना पेट नहीं पाल सकते। अगर वो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पे चले जाते तो सरकार का क्या जाता, बट उन्होंने वो पॉलिसी बंद करके बहुत गलत किया। और जो भी 4% कोटा है उसमें भी भर्ती नहीं करते। मैं खुद पंजाब सरकार से अपील करा, बहुत अपील की, धरने भी लगाए कि आपने 4% कोटा दिया है, हमें मत दो, हमें 1% कोटे से भर्ती कर लो। भर्ती कर लो, कैसे भी करो, लेकिन भर्ती करने को तैयार नहीं है। लेटर आते हैं मेरे पास, जी, आपको ये डिपार्टमेंट ने जॉब दे दी, वहां जाते हैं कुछ होता नहीं, वहाँ मना कर देते वो हैं। मना कर देते हैं। अभी मेरे पास लेटर आया, आपको आपके मेडल के पैसे मिलेंगे, जी, सबको मिल गए, मेरे को मिले ही नहीं। ये हाल है। ये क्या हो रहा है? मैं बैठा हूँ रियलिटी, मैं लेटर भी दिखा दूंगा, अगर कोई मेरे से अफसर मांगेगा ना वो लेटर भी दिखा दूंगा कि मैंने खुद तो टाइप नहीं किया, ये स्टाम्प सरकारी नहीं है, स्टैम्प भी है उसमें तो, या वो साइन अफसर के सरकारी नहीं है। मतलब ये हो रहा है हमारे साथ, बहुत ही। पता नहीं डिसेबल्ड को क्यों नहीं। अब देखो, अभी पैरा एक्शन में कितने मेडल हैं डिसेबल्ड के, फिर बट इग्नोर करते हैं। इग्नोर, हाँ ये तो है। समझ नहीं आ रही क्यों करते हैं, किसलिए करते हैं। हम देखो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जी, हम अपना हक मांगते हैं तो हमें हक भी नहीं मिल रहा, जो डिजर्व करते हैं वो भी नहीं मिल रहा। ये भी नहीं है कि हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं और उसे अच्छा काम करना जानते हैं। स्पोर्ट्स भी अगर हम देश को इतनी ऊपर लेके जा सकते हैं तो हम काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पैरा के कितने कराटे कोच नहीं है, हाँ,
कोच तो कोच है, चाहे वो फिजिकल तो करवा सकता है वो। जी। तो पैरा के कराटे के अंदर कितने ही कोच है, उनको भर्ती क्यों नहीं करता? इधर पता क्या हो रहा है, जो रिटायर्ड कोच है ना, जी। उनको दोबारा भर्ती किया हुआ। रिटायर्ड को? रिटायर्ड कोच को दोबारा भर्ती किया हुआ। अब वो पेंशन भी उठा रहे हैं, वो तनख्वाह भी ले रहे हैं। सैलरी डबल ले रहे हैं वो तो। मतलब अलग ही वो चल ये रहा है। हाल है माने पंजाब से। ये खाली पंजाब में चला है फिर ऑल ओवर इंडिया में? मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब में तो मुझे ही पता है ये हो रहा है। अगर आप आरटीपी लगाओगे ना वहाँ पे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे हाल होगा आप? दूसरी जेल में हम सर्वे करने के बाद पता लगेगा, लेकिन जो पंजाब के हालात है मैं हमको बता रहा हूँ। उन कोचों को भर्ती किया हुआ है जो रिटायर हो चुके हैं, पेंशन भी ले रहे हैं और सैलरी भी ले रहे हैं। डबल डबल ले उसमें हमारा हक मर रहा है, हमें भी जॉब नहीं मिलती। रहे, एक जने को डबल दे रहे हैं, एक को कुछ नहीं दे रहे हैं। वही तो। अब फिर हम कहाँ जाएं बताओ, किससे जाके कहें? सरकार सुनती नहीं है, जनता है, भाई हैं, वो बेचारे मदद करते हैं। और वो भी कब तक करेंगे यार? उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं। बट सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या करें हम बताओ? ऐसे माहौल में गेम कोई कर सकेगा? कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को कहेगा कि तुम गेम करो? नहीं, क्योंकि इंजरीज होती हैं, फिर उसमें भी बहुत खर्चा होता है, डाइट में अब देखो, खर्चा होता है बहुत। नीरज चोपड़ा जी हैं, जी। मेडल लेके आए देश के लिए, कितना प्रमोट हुआ, अच्छी बात है, प्रमोट हुए। जी। हम दिल से कहते हैं कि चलो बढ़िया है भैया, आप काम कर रहे हो, आपको देख के और भी मोटिव हो रहे हैं। लेकिन हम भी तो प्लेयर हैं, कितने ही प्लेयर बैठे होंगे, कितने ही प्लेयर होंगे दुनिया में जो नीरज की भैया की जैसे बनना चाहते होंगे। बट मोटिव करने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मेरी ये 33 की होगी है, मैं भी कितना खेल लूंगा, जैसे 1 साल खेल लूंगा, 2 साल खेल लूंगा, कभी तो मुझे भी छोड़नी पड़ेगी। ये घर चलाना है, पैसों की जरूरत रहती है। हाँ, अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी फिर नहीं छोड़ूंगा, फिर तो ओलंपिक्स, तो ओलंपिक तक भी जाऊंगा और मेडल भी आएगा, फिर कोई नहीं रोक और सकता। क्योंकि मेरे को एक इनकम ऑफ सोर्स लग जाएगा। मुझे परिवार की टेंशन नहीं होगी कि परिवार पल रहा है मेरा, मैं बढ़िया अपना गेम में फोकस करूंगा। बट अब के हालात बहुत बदतर हैं, क्या बताऊं आपको, सारा तो आपको बता ही दिया कि क्या। नहीं, आपने बहुत सिचुएशन से फाइट करा, इससे भी करो, इसमें भी आप जीत जाओगे। बट मैं ये चाहता हूँ कि यंगर जाए जो कहीं ना कहीं अपने आप को देखें, नशे से दूर रहें। आजकल नशा बहुत खतरनाक है, नशे से दूर रहें, डिप्रेशन से दूर रहें, अपना काम पे फोकस करें, हंसते रहें, नहीं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे। मैंने ये भी देखा, जो स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं ना, वो कभी नशा नहीं करते हैं। नहीं, वो कभी, जो लोग वो नहीं होते एथलीट नहीं, तो वही ज़्यादातर नशा करते हैं। जो देखो, एथलीट होते हैं वो कभी नशा नहीं करते हैं। मुझे आज 33 साल हो गए, मैंने आज तक नशा नहीं। आपने देखा भी होगा अपने आसपास में, कोई एथलीट कभी करता हाँ, नहीं मुझे अभी पंजाब के रिसेंटली कई भाई बहन हैं, कई मैसेज करते हैं। मैंने एक पिक्चर भी देखी, एक नेशनल प्लेयर था बॉक्सर, तो उसने नशे का इंजेक्शन लगाया, वो जैसे ही उन्हें इंजेक्शन करा वैसे ही मर गया। तो स्टेरॉइड लगाया होगा। अब ये नहीं पता उसने क्या लगाया, बट मुझे जहाँ तक मुझे फोटो मिली तो दिल दहक गया कि यार ऐसा भी कुछ होने लग गया स्पोर्ट में। तो वो होता है ना कि इसको स्टेरॉइड लगाते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो शायद वो रिएक्ट कर गया होगा। बट डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ओवरडोज नशे की थी। अब ये नहीं पता वो बेचारा कहाँ से टूटा, कहाँ से वो चक्कर में पड़ गया। तो पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, जितना हो सके उतना टाइम दे बच्चों को, ताकि वो गलत रास्ते में ना जाए। आप और पैरा एथलीट्स के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? यार सर, मैं यही कहूँगा कि अपने मनोबल को डाउन होने दें, फाइट करें, जब तक लाइफ है जब तक फाइट करें,
कभी ना कभी तो हमें भी हमारा हक मिलेगा। जी। ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम्म। बाकी अपना ध्यान रखें, जी। इंजॉय करें लाइफ को। लाइफ बार बार नहीं मिलती। मैं समझ सकता हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, बट स्ट्रगल के बिना लाइफ भी नहीं है। लाइफ भी नहीं है, मजा तो वही स्ट्रगल तो। में ही आता है। अब देखो बने, जी। कईयों को बनी बनाई मिलती है, कईयों को बनानी पड़ती है। हाँ, वो बनाने में जो मजा है वो नहीं है। जो बनाने में मजा वो कहाँ है। भगवान जी पैदा कर देते हैं, ये संग में भेज देते हैं, बनानी का मरती है। यहाँ पर खुद बनानी पड़ती है, उसमें मजा आता है, स्ट्रगल में मजा आता है। अब मानोगे नहीं, जब मैं पापा के साथ जाता था ना शॉप पे सब्जी मंडी में, मजा आता था। हाँ। लोगों से अच्छे अच्छे कमेंट मिलते थे, लोगों नए नए लोगों से बातें करते थे। तो वो टाइम था एक, वो भी एक ऐसा दौर था कि अपने आप को डिप्रेशन से कैसे दूर रख सकते। हाँ। तो जितना भी मेरा ओवरऑल टाइम निकला 33 ईयर का हो चुका हूँ, जी। बहुत अच्छा निकला। स्ट्रगल भी रहा, अभी भी है, बट मैं यूं ही करता रहूँगा। क्योंकि आज अगर मैं ढीला पड़ गया ना, जी। तो वो हजारों जो नौकरी की आस में बैठे हैं वो गेम छोड़ देंगे। हाँ, फिर सो मैं ये नहीं चाहता कि वो गेम छोड़े। और एक दिन आएगा कि ओलंपिक में अपने इंडिया में एक नहीं 100 मेडल आएंगे। अगले पहले आप लाओगे मेडल। जरूर, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर मैं लेकर। ओलंपिक्स पेरिस में हो तो अभी पेरिस में है, बट जो पैरा गेम है हाँ, कराटे की, वो अभी उसमें ऐड नहीं है। ऐड नहीं हुआ। हाँ, अभी वो 28 में बात चल रही है, क्योंकि एशियन में ऐड हो चुकी है, जी। कॉमनवेल्थ में भी ऐड हो चुकी है, और वर्ल्ड में भी ऐड हो चुकी है। जी। अब ओलंपिक टारगेट है, तो जैसे ही ऐड हो जाएगी, आप और जाओगे? मैं टॉप 8 में तो हूँ ही, 6 रैंक है मेरा, तो मैं सीधा क्वालिफाई करूंगा। डायरेक्ट गोल्ड आएगा फिर तो। हाँ जी। फिर से कोलैब करते हैं फिर पक्का, गोल्ड आने के बाद। क्यों, मेरा पता है क्या मानना है कि जो डिसेबल्ड एथलीट होते हैं ना, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं नॉर्मल एथलीट। देखो मैं बताता हूँ ये क्या होता है। एक लाइक एक वेट उठाने की बात करता हूँ। अब मेरा एक हाथ काम नहीं करता, एक हाथ काम करता है। तो आप वेट उठाओगे 50 किलो इजीली, लेकिन मैं जब वेट उठाऊंगा ना, तो मेरी पूरी बॉडी का जोर एक ही जो वेट में लग जाए, उतना आपका नहीं लगे। तो यही एक एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी से थोड़ी डिफरेंट होती है, हमें जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। बल्कि गवर्नमेंट को और ऑडियंस को भी पैरा एथलीट्स को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। देखिए मुझे कोई नहीं जानता था, तो कुछ इंस्टाग्राम पे भाई मिले, जैसे नीतीश सोनी जी हैं, कमल तोवर जी हैं, एक बॉम्बे से जोशी नाम है उनका, और मीडिया पर्सन हैं जिन्होंने, यानी अब बहुत नाम है, सबका नाम ही याद नहीं रहता। मैं उन सबका ही शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने आज मुझे एक अलग पहचान दी जी। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आज इधर तक आया हूँ। बिल्कुल। और मैं यूं ही वादा भी करता हूँ कि जितना हो सकेगा मैं अपनी एथलीट्स की हेल्प करता रहूँगा। तो आप आने वाले एथलीट्स के लिए किस तरीके से मदद कर सकते हो? देखो अगर मैं जॉब लगता हूँ तो उनकी डाइट जैसे अडोप्ट करना होता है, तो मैं कई एथलीट को अडोप्ट कर लूँगा, उनकी डाइट का खर्चा मैं करूँगा, उनको अच्छा प्लेयर बनाऊँगा। बट वो तब मुमकिन है जब मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो आप मैं अभी भी करता हूँ हेल्प। मैं मेरी एकेडमी में कई गरीब बच्चे हैं, इनकी मैं हेल्प करता हूँ जितनी कर सकता हूँ। इवन मैं कराटे की ट्रेनिंग भी फ्री देता हूँ। अच्छा, फ्री, नो कॉस्ट? नो कॉस्ट। तो आपका एकेडमी कहाँ पर है? मेरी एकेडमी स्कूल में है। उसका एड्रेस बता दीजिए ताकि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता हो। उसका एड्रेस है रघुवीर सिंह फ्रीडम फाइटर पब्लिक स्कूल। अच्छा, सरकारी स्कूल है जिधर मैं सिखाता हूँ। तो वहाँ पे प्रोसेस क्या रहता है कोई ज्वाइन करे तो? बस शाम को आइए आप 5 बजे, 5 से 6 1 घंटे की क्लास होती है बस। अगर प्राइवेट क्लास करनी है किसी ने तो मैं घर पे करवाता हूँ, उसकी 500 फीस लेता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेता, 500 लेता हूँ। 500 तो बहुत कम है आज के टाइम में, कोई कोचिंग नहीं पढ़ता है 500 में। तो मैं 500 लेता हूँ फीस, उसमें उसको फिजिकल फिटनेस जी, पूरी कराटे की ट्रेनिंग 3 मंथ की जो होती है, उसके बाद उसको फाइट की ट्रेनिंग, और फिर टूर्नामेंट शुरू कर देता हूँ खेलना। तो जो आप वहाँ पे
एकेडमी आपकी? जो वो एकेडमी है वो वर्धमान स्टील में लुधियाना की तरफ से ऑर्गेनाइज करी गई है। अच्छा। और जो मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ वो तरुण कराटे एकेडमी है मेरे नाम से। तो मेरे नाम से कई बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं, स्कूल गेम प्लेयर हैं, यूनिवर्सिटी प्लेयर हैं। जी जी। कुछ कोच ऐसे हैं जो बहुत बेस्ट करते हैं, अच्छा करते हैं, बहुत गरीब बच्चे उनकी फीस अवॉर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। सो इसलिए मैंने ये फीस रखी है कि पर्सनल ट्रेनिंग के 500 मैं लेता हूँ, क्योंकि मुझे घर भी चलाना होता है। हाँ बिल्कुल। और जो गरीब हो, जो नहीं दे सकते, वो स्कूल में मेरे पास आते हैं, उधर मैं फ्री करवाता हूँ। तो वहाँ पे आपके लिए कौन पैसे देता है आपको? मुझे वर्तमान डाइट अच्छा। की पे करती है मुझे। वही। वो डाइट के पे करते हैं, मैं उनकी जगह उनको बच्चों को बता देता हूँ। जी। और जो मैं एकेडमी से अर्न करता हूँ वो मैं डिसेबल्ड बच्चों की हेल्प करता हूँ। तो आपके बहुत सारे हैं। जी। देखिए, भगवान ने अगर जीवन दिया ना, जी जी। तो जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग आपकी एक मिसाल कायम करो कि लोग आपकी प्रशंसा करें। हाँ यार वो तरुण था जिसने खुद ऐसे होके और लोगों की हेल्प की, जी। ना कि ऐसी करो कि लोग आपको गाली दे, गलत बोले। तो मैं यही कहूँगा कि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। नहीं। तो सबसे प्यार करो, सबकी इज्जत करो। तो यही बस कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की हो सके जितनी हो सके आप सेवा करो, उनकी इज्जत करो। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो बार बार नहीं मिलती। बिल्कुल। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास है टाइम, तो उनको संभाल लो। अगर आपके घर में माँ बाप दुखी है ना, तो आप भगवान की जितनी मर्जी पूजा कर लो, आप कभी सक्सेस नहीं होगी। बिल्कुल। क्योंकि घर का भगवान ही रो रहा है और आप उस भगवान को याद कर लो। ये तो एकदम सही बात है। देखो, वो भी बच्चे हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है। एक वो भी बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप हैं। और वो बच्चे बेचारे किसको बोलेंगे कि पापा मुझे ये चाहिए। जी। लेकिन जो बच्चों के पास है वो जब भी बोलते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, और बाप बाप होता है, उसको ला के देना पड़ता है। हाँ तो इसलिए मैं यही अपील करूँगा जी। कि माँ बाप की सेवा करो, 7 जन्म की सेवा है। आप मानोगे नहीं, मैं यहाँ पे वृद्धाश्रम में मैं जाता हूँ उनके पास, दिवाली से पहले आंखें भर जाती हैं। इतने बड़े बड़े अमीर अमीर घरों की माताएं पिता वहाँ पे वृद्धाश्रम में बैठे होते हैं। जब उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, रोंगटे ये देखो अभी भी खड़े हो रहे कि यार एक वो माँ जिसने इतने दुख सह के एक बच्चे को इतना पाला, और वो बच्चा जब उसको जरूरत है उनकी, माँ बाप को जरूरत है उनकी, और वो छोड़ देता है वृद्धाश्रम। ये तो बहुत गलत बात है। मैं अगर कुछ बना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ बना तो मैं एक वृद्धाश्रम जरूर खोलूंगा, उन माँ बाप का सारा मैं बनूंगा। नहीं, ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो भैया आज हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी जी, थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम आप पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाना। जरूर जरूर। फिर हम दोबारा से कोलैब करते हैं। पक्का पक्का, है ना? जी।